अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट में एक हफ्ता रह गया है और उन्होंने जाने से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाले बेंच पर साबका हुकूमत के एतराज़ात पर अपना फैसला जारी कर दिया है। अपनी सफाई पेश की है, पीडीएम की हुकूमत को चार्जशीट किया है और वाज़ेह किया है कि हतमी फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। और अब तक अदालत सब्र का मुजाहरा करती रही है और इस फैसले से अब यह सवाल उठ रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जाते जाते एक हफ्ते में कितने और कौन से सियासी केसेस का फैसला कर जाएंगे जो पीडीएम की जमातों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आज तहरीर करदा फैसला इसलिए अहम है कि रवा साल के आगाज में जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हुई तो वहाँ 90 दिन में इंतखाबात कराने का मामला उठा और फिर चीफ जस्टिस ने अपने दो साथी जजेस की सिफारिश पर इस मामले का अज खुद नोटिस ले लिया। हालांकि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था और इस दौरान ही मुख्तलिफ ऑडियो सामने आई जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास की मुबैना ऑडियो भी शामिल थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के साथ गुफ्तगू की ऑडियो शामिल थी। हुकूमत ने इन ऑडियोज़ की बुनियाद पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके कुछ साथी जजेस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर इन ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दे दिया जिसका सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा को बनाया गया। मगर फिर इस कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर हो गई और चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो की वजह से हुकूमत ने चीफ जस्टिस को बेंच से अलहदा होने की दरख्वास्त दायर कर दी। मगर चीफ जस्टिस ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से ही रोक दिया और 26 मई को कमीशन तश्कील देने का नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया। और अब चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर हुकूमती एतराज़ मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है जो खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया है। और इस फैसले के मुताबिक यह फैसला ऑडियो लीक्स कमीशन पर बनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात से मुताल्लिक है जिसमें 3 जजेस को बेंच से अलहदा करने की दरख्वास्त की गई थी और वो 3 judges चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस रियाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। मगर बाद में बेंच से अलहदगी की दरख्वास्त सिर्फ चीफ जस्टिस तक महदूद हो गई थी। फैसले के मुताबिक 14 जनवरी 2023 और 18 जनवरी 2023 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई और यही वो वाक़यात थे जिनके चलते चलते बाद में बेंच से अलहदगी का मामला उठाया गया। चीफ जस्टिस ने दोनों मौजूद जजेस यानी जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की सिफारिश पर दोनों सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन के इल्तवा का नोटिस लिया और इसकी समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और केस की समाअत 23 फरवरी 2023 को मुकर्रर कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक 16 फरवरी को एक ट्विटर अकाउंट ने 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रिलीज़ कर दी जिसमें से एक ऑडियो मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और वकील अरशद जोजा के दरमियान होने वाली बातचीत की थी। दूसरी ऑडियो मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी के दरमियान होने वाली बातचीत की थी और तीसरी ऑडियो मुबैना तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के दरमियान होने वाली बातचीत की थी। और फिर 2 महीनों की मुद्दत के दौरान मजीद ऑडियोज़ भी रिलीज़ की गई और इन ऑडियोज़ में एक मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस की सास की थी जो 23 अप्रैल को रिलीज़ की गई। फैसले के मुताबिक ऑडियो लीक्स की तस्दीक किए बगैर और उनमें मौजूद लोगों की शनाख्त का तयन किए बगैर वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर उन ऑडियो लीक्स की तौसीक कर दी ताकि उसमें मौजूद जजेस की मजम्मत की जाए कि उन्होंने अदलिया की आज़ादी पर समझौता किया है। इस हवाले से वफाकी वुज़रा ने इल्ज़ामात पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इन ऑडियो लीक्स को इस सबूत के तौर पर पेश किया कि आला अदलिया मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तासुब रखती है। फैसले के मुताबिक आला अदलिया के जजेस की इस तरह की तौहीन मुंतखब हुकूमत की तरफ से मीडिया के सामने और कभी पार्लियामेंट के अंदर भी जारी रही और फिर बिलाखिर 19 मई को वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से एक्शन ले लिया और ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए एक ऑडियो लीक्स कमीशन तश्कील दे दिया और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक को नामजद किया गया। और ये रिकॉर्ड की बात है कि वफाकी हुकूमत ने इस कमीशन को बनाने से पहले चीफ जस्टिस से कोई मुशावरत भी नहीं की थी और फिर 22 मई 2023 को इस कमीशन ने अपनी पहली समाअत रखी और ऑर्डर जारी कर दिया जिसके फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्तें दायर हुई और हुकूमत की तरफ से इस कमीशन को कायम करने के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया गया। इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने जुबानी तौर पर बेंच से ये दरख्वास्त की कि बेंच के एक रुकन यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल खुद को बेंच से अलहदा कर लें और इस हवाले से वजह यह बताई गई कि जिन ऑडियो लीक्स की तहकीकात चल रही हैं उनमें से एक ऑडियो लीक में उनके एक रिश्तेदार की बातचीत है जिसमें उनका जिक्र किया गया है और अदालत ने अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया क्योंकि अटॉर्नी जनरल इस हवाले से कोई इम्प्लीकेटिंग बातचीत या चीफ जस्टिस की हद तक किसी मामले का हवाला देने में नाकाम रहे और फिर बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन के नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स को मुअत्तल कर दिया और मामले की समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी और 31 मई की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने बेंच से अलहदगी
अलहदगी से मुताल्लिक नई दरख्वास्तें दायर कर दी, जिससे मुताल्लिका फरीक़ैन को 6 जून की समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। और फिर अटॉर्नी जनरल ने 2 नुक्ते उठाए। पहला नुक्ता यह था कि वो बेंच के 2 अरकान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से अलहदगी की दरख्वास्त नहीं करेंगे। और दूसरा नुक्ता यह था कि बेंच से अलहदगी से मुताल्लिक उनका वाहिद ग्राउंड जो चीफ जस्टिस से मुताल्लिक है वो ऑडियो लीक्स में उनके रिश्तेदार से मुताल्लिक उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसलिए हमारा ये मौजूदा फैसला ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस के मुसलसल बैठने से मुताल्लिक है। और अटॉर्नी जनरल का बुनियादी एतराज़ ये था कि क्योंकि चीफ जस्टिस के एक रिश्तेदार मुबैना तौर पर एक ऐसी ऑडियो लीक में गुफ्तगू कर रहे हैं जिसकी तहकीकात के लिए कमीशन बनाया गया है, इसलिए उन्हें कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत से अलग हो जाना चाहिए था। और उनकी अलहदगी के बाद भी 5 रुकनी बेंच बनाने के लिए काफ़ी जजेस मौजूद होंगे जो इन दरख्वास्तों का फैसला कर सकेंगे। फैसले के मुताबिक अटॉर्नी जनरल का इस हवाले से पूरे एतमादी के साथ अदालती सवालात का जवाब ना देना यह जाहिर करता है कि वफाकी हुकूमत के एतराज़ात बेपरवाही के साथ उठाए गए हैं। मुमकिन तौर पर मेरिट्स पर फैसले देने के अमल में इल्तवा पैदा करने के लिए या मुतल्लिका जजेस को हिरासा करने के लिए अटॉर्नी जनरल ने इस बात की वजाहत तो दूर की बात बल्कि निशानदही भी नहीं की कि किन जाती मकासद को चीफ जस्टिस इस बेंच में बैठकर आगे बढ़ा सकते थे। अटॉर्नी जनरल की तरफ से इस हवाले से निशानदही में नाकामी वफाकी हुकूमत के चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात को तसव्वुराती बना देती है और चीफ जस्टिस के रिश्तेदार ना ही इस केस में फरीक हैं और ना ही उन्होंने इस तनाज़े में शामिल होने का दावा किया है। इसलिए ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से चीफ जस्टिस के खिलाफ एक तसव्वुराती मफादात के टकराव का दावा बादियुन नज़र में इन दरख्वास्तों पर फैसले को मुलतवी करने के लिए किया गया है। और इस बात में वफाकी हुकूमत की हिकमत अमली में हम आहंगी नज़र आई है, जिसमें अदालती फैसलों को ब्लॉक करने के लिए या उनमें इल्तवा पैदा करने के लिए मुख्तलिफ नकात उठाए गए। और इस बात का इम्कान है कि जो कानूनी सवालात इन दरख्वास्तों में उठाए गए हैं उसका नतीजा हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन को कलअदम करने की सूरत में निकले और जिससे उन जजेस को रिलीफ मिल सके जिन्हें इस नोटिफिकेशन में आवाम के सामने स्कैंडलाइज करने के लिए शामिल किया गया है, वो भी ऑडियोज़ और लीक करने वाले शख्स की तस्दीक और शनाख्त किए बगैर। अदालती फैसले के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मौजूदा दरख्वास्तों में ये अदालत अवामी कॉज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स, अदलिया की आज़ादी और किसी शख्स की प्राइवेसी और वक़ार के बुनियादी हुकूक शामिल हैं। और इन दरख्वास्तों में मौजूद मामलात में चीफ जस्टिस का कोई ज़ाती मफाद वजूद नहीं रखता जो अवामी अहमियत के आइनी सवालात के तयन से मुताल्लिक हैं। और अगर ये तसव्वुर भी कर लिया जाए कि इन दरख्वास्तों में चीफ जस्टिस का ज़ाती मफाद मौजूद है तो उसकी बाकायदा निशानदही करनी चाहिए, जो अटॉर्नी जनरल करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस से ये तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो जज की हैसियत से अपनी आईनी जिम्मेदारी एक नामालूम और तसव्वुराती मफाद की बुनियाद पर छोड़ दें। फैसले के मुताबिक जहां मुल्क का कानून बेंच से अलहदगी से मुताल्लिक नाअहली की दरख्वास्त पर एक जज को यह सवाबदीदी इख्तियार देता है कि वो बेंच से अलहदा हो या ना हो, तो वहीं कुरान ऐसी सवाबदीद के इस्तेमाल से मुताल्लिक मयार तय करता है। फैसले में आगे कुरान शरीफ का हवाला देते हुए कहा गया है कि कुरान शरीफ ये वाज़ेह करता है कि मोमिनीन से ये तवक्को की जाती है कि वो इंसाफ का तराजू उठाए रखें, इस हकीकत के बावजूद कि ये अमल उनके अपने मफाद, उनके वालिदैन के मफाद या उनके रिश्तेदारों के मफाद के खिलाफ जाता हो। इसलिए इस्लामी कानून के अंदर भी ऐसा कोई उसूल नहीं है जहाँ जज को उन मामलात में इंसाफ की फराहमी से रोका जाए जहाँ उसके अपने मफाद या उसके रिश्तेदारों के मफाद शामिल हों। और इन बातों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर इन दरख्वास्तों में उठाए गए मामलात पर चीफ जस्टिस का मफाद वजूद भी रखता हो तो उसके बावजूद वो मफाद उन्हें बेंच में बैठने और इन दरख्वास्तों की समाअत करने से नहीं रोकता। इसलिए हक़ाइक़ और कानून दोनों में नाकाम होने के अलावा वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस की बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ जज के लिए कुरानी हुक्म को भी नज़रअंदाज करता है और इस एतराज़ को मेरिट की अदम मौजूदगी में मुस्तरद किया जाता है। और फैसले को ख़त्म करने से पहले हम ये बात मुनासिब समझते हैं कि जब से 2 जजेस ने सुमोटो की सिफारिश की है तब से वफाकी हुकूमत का अदालत और उसके कुछ जजेस से जो दुश्मनी पर मबनी रवैया है उस पर कुछ रोशनी डाली जाए। अदालती फैसले के मुताबिक 16 फरवरी को जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस से इंतखाबात में इल्तवा से मुताल्लिक सुमोटो एक्शन लेने की दरख्वास्त की और ये वही तारीख थी जिसमें 3 ऑडियो लीक्स रिलीज़ कर दी गई और वफाकी वुज़रा ने नेशनल मीडिया के सामने इन खबरों की हिमायत की। और फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर्स ने इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका दरख्वास्त दायर कर दी और फिर चीफ जस्टिस ने इन दरख्वास्तों पर समाअत के लिए एक 9 रुकनी बेंच बना दिया और उसकी समाअत 23 फरवरी 2023 को मुकर्रर कर दी। और उसकी समाअत के दौरान ही एक जज ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ उठा दिया कि वो 90 दिन में इलेक्शन से मुताल्लिक पहले से ही अपनी राय दे चुके हैं। उसी दिन
दरख्वास्तों के मेरिट्स पर बहस के आगाज के बगैर 2 दीगर जजेस ने भी अपने अलहदा नोट्स में स्पीकर्स की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया और कार्रवाई की बेतरतीबी का फायदा उठाते हुए इत्तेहादी हुकूमत ने दूसरे ही दिन यानी 24 फरवरी को जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की बेंच से अलहदगी की दरख्वास्त कर दी। और हुकूमत की दरख्वास्त का मकसद ज़ाहिरी तौर पर स्पीकर्स की दरख्वास्तों पर कार्रवाई में खलल डालने के लिए या इल्तवा पैदा करने के लिए था। और 23 फरवरी और 24 फरवरी की समात में तज़ादात और कन्फ्यूजन की वजह से 9 रुकनी बेंच ने 27 फरवरी को चैम्बर में मुलाकात की ताकि कार्रवाई के दौरान हम आहंगी को बहाल किया जाए। और फिर बिलाखिर तमाम जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर उस दिन यह फैसला किया कि चीफ जस्टिस इस हवाले से बेंच को दोबारा तश्कील दें। और इस ऑर्डर के पेश नज़र फिर इस केस में 5 रुकनी बेंच बनाया गया। वफाकी हुकूमत ने भी बेंच की दोबारा तश्कील को चैलेंज नहीं किया और मामला आगे बढ़ने लगा और 3-2 के तनासुब से अक्सरियती फैसला 1 मार्च को जारी कर दिया गया। और 3 जजेस ने अक्सरियत में यह करार दिया कि स्पीकर्स की दरख्वास्तें काबिल समात हैं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों में इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। और बाकी 2 जजेस ने इख्तलाफ किया और स्पीकर्स की दरख्वास्तों को नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। और अक्सरियती फैसले ने वफाकी हुकूमत को नाखुश कर दिया और उसने इस फैसले को मुस्तरद करके यह करार दिया कि स्पीकर्स की दरख्वास्तें 4-3 के तनासुब से मुस्तरद हो गई हैं, जिसके बाद अदालती फैसले पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया गया। और फिर वफाकी हुकूमत 4-3 के फैसले का मामला बाद में भी इलेक्शन के मामला पर होने वाली समातों में दोहराती रही। और जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 8 अक्टूबर तक लेकर चला गया और फिर जब यह मामला भी चैलेंज हुआ तो वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से कार्रवाई में रुकावट डाल दी, इस झूठी बुनियाद पर रुकावट डाल दी कि स्पीकर्स की दरख्वास्तें 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो गई हैं। और ऐसा करने में हुकूमत ने इस अहम हकीकत को भी नज़रअंदाज कर दिया कि 9 रुकनी बेंच के तमाम जजेस ने 27 फरवरी को चीफ जस्टिस से यह दरख्वास्त की थी कि वो इस मामले में दोबारा बेंच तश्कील दें। और फिर चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच बना दिया था। किसी भी स्टेज पर 7 रुकनी बेंच नहीं बनाया गया था जो 4-3 के तनासुब से फैसला जारी करता। और इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर तक इलेक्शंस को ले जाने का फैसला 4 अप्रैल को अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद वफाकी हुकूमत ने अदालती फैसले की पैरवी नहीं की और ये इसरार करती रही कि जो 5 रुकनी बेंच ने 1 मार्च को मुख्तसर फैसला जारी किया है उसमें 4-3 के तनासुब से स्पीकर्स की दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी गई हैं, जिसका नतीजा यह निकला कि 4 में से 2 सूबे आज तक गैर मुंतखब निगरान हुकूमत के तहत चल रहे हैं, जिसका खात्मा भी नजर नहीं आ रहा। अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस ने मुसलसल ये करार दिया कि हुकूमत स्पीकर्स के खिलाफ दरख्वास्तों के फैसलों को 4-3 का फैसला करार देती रही और मामलात में इल्तवा पैदा करने की कोशिश करती रही। मगर हकीकत यह है कि ये वो केस था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर 2 धड़ों में तकसीम हो गई। और सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है, चीफ जस्टिस खुद आज के फैसले में इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो 4-3 के फैसले की रट लगाते रहे। मगर हकीकत में खुद सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने बराह रास्त इस फैसले को 4-3 का फैसला करार दिया था और खुद चीफ जस्टिस को चार्जशीट कर दिया था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस हवाले से अपने नोट में लिखा था कि मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखैल की तफसीली वजूहात पढ़ने का एजाज़ हासिल हुआ और मैं उनकी राय से इत्तफाक करता हूँ। ख़ासतौर पर दरख्वास्तों और सूमोटो के दायरा कार को लागू करने के 4-3 के हतमी नतीजे से मुताल्लिक इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि 27 फरवरी 2023 को जो एंट रूम में इजलास हुआ उसकी अंडरस्टैंडिंग यही थी। और मैं ये भी नोट करता हूँ कि मैंने खुद को बेंच से अलहदा नहीं किया था और ना ही मेरे पास खुद को बेंच से अलहदा करने की कोई वजूहात मौजूद थी। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखैल ने जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी के फैसलों से इत्तफाक करते हुए उन्हें अपने दिए गए फैसलों के साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला करार दिया था और आज खुद नोटिस खारिज कर दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच का इजलास तलब किया और इस इजलास में गौर व फिक्र के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने खुद को बेंच से अलहदा करने का फैसला किया। फैसले के मुताबिक जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी जो पहले ही दरख्वास्त को मुस्तरद करने का फैसला दे चुके थे और अपने फैसले में बेंच में बैठने का मामला भी चीफ जस्टिस पर छोड़ चुके थे और ये लिख चुके थे कि हम बेंच में रहने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने एक नया बेंच तश्कील दे दिया जो 5 रुकनी था, लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी को बेंच से निकालने का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। इसलिए हमने ऑर्डर जारी ना करने से मुताल्लिक वजूहात को बयान करना ज़रूरी समझा ताकि उन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। फैसले के मुताबिक हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा फैसला हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के फैसले से इत्तफाक करता है और मौजूदा सूमोटो कार्रवाई को मुस्तरद करने से मुताल्लिक यह फैसला अदालत का
4-3 से अक्सरियती फैसला बनता है, जबकि हमारे मुअज़्ज़िज़ 3 जजेस ने यह करार दिया कि उनका फैसला 3-2 की अक्सरियत से अक्सरियती फैसला है और इस इख्तिलाफ राय की वजह से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसे बेंच का सरबराह बनाता है, वो जारी नहीं हो सका। हम ये समझते हैं कि हमारा फैसला यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी का फैसला अक्सरियती फैसला है और तमाम लोगों पर यही फैसला बाइंडिंग है। मगर आज चीफ जस्टिस ने इस पहलू को अपने फैसले में नज़रअंदाज कर दिया है और अपने फैसले में मज़ीद लिखा है कि वफाकी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का हमारी कार्रवाइयों और फैसलों से मुज़ाहमत का मामला धमकियां देने तक फैल गया और जब से ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं तब से कुछ जजेस पर सख्त हमले भी किए गए हैं और जजेस पर हमलों की एक मिसाल 15 मई को देखी गई। जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त सुन रहा था तो उस दिन कुछ सियासी जमातें जो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा थीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक जारहाना मुजाहरा किया और चीफ जस्टिस को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। और इस मुजाहरे का परेशान कुन पहलू ये था कि वफाकी हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को अदालत के खिलाफ रेड जोन में एहतजाज करने की मंजूरी दे दी, जिसकी सख्ती के साथ मुमानियत है और हुकूमती मशीनरी ने बड़ी तादाद में लोगों के दाखिल होने में सहूलतकारी का किरदार अदा किया और उनके बहतानों पर खामोश तमाशाई बनी रही। और इस पावर शो में जिसकी वफाकी हुकूमत ने मुआवनत की वो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था और वफाकी हुकूमत के ताउन न करने के मौक़िफ़ पर अदालत ने अपने फैसलों की नफ़ी पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस बात के बावजूद कि अदालत के पास अपने फैसलों की खिलाफ वर्जी करने पर सजा देने का आईनी इख्तियार मौजूद है और इस कंट्रोल का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की अपील दायर हो चुकी थी और अदालत ने यह फैसला किया कि मौजूदा सियासी नफरत पर मबनी माहौल उसके फैसले की हतमियत का तकाजा करता है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की अपील का फैसला होना चाहिए। इस अदालत ने वफाकी हुकूमत के तमाम इक़दामात का सामना बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ किया है, लेकिन अदालत के किसी फाइनल और हतमी फैसले पर अमल दरामद करने से इनकार के वो नताइज निकल सकते हैं जो आइन में दर्ज हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत की बेंच से अलहदगी की दरख्वास्त को मेरिट के बरखिलाफ और कानूनी हैसियत के बगैर करार दिया जाता है और उसमें अच्छी नीयत शामिल नहीं है और जिसका मकसद बेंच के एक रुकन को हिरासा करना था। हमारे ख्याल में ये दरख्वास्त मोटिवेटेड है और ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है, इसलिए इसे मुस्तरद किया जाता है। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने आज फैसले में लिखा है कि चंद जजेस को बेंच से अलग करने की दरख्वास्तों का मामला 14 और 18 जनवरी को बिल तरतीब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के साथ शुरू हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि PDM की जमातें उससे बहुत पहले ही चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल और उनके साथ समाअत करने वाले चंद जजेस पर एतराज़ात कर रही थी। ये मामला खुलकर गुज़िश्ता साल ही सामने आ गया था जब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब से मुताल्लिक डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के केस में PDM ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया था और चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की जानिब से यह मुतालबा मुस्तरद किए जाने के बाद 25 जुलाई 2022 को समाअत के बायकॉट का ऐलान कर दिया गया था। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने उस वक्त कहा था कि इंसाफ के फ़रोग़ के लिए फुल कोर्ट की दरख्वास्त दी थी, लेकिन मुतालबा नहीं माना गया। हमारा मुतालबा मुस्तरद हुआ तो हम भी अदालती फैसला मुस्तरद करते हैं और बायकॉट करेंगे। हम तमाम पार्टियों के हम इत्तेहादी हैं, वो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहते हैं। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकॉट करेंगे। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की सरबराही में जस्टिस रियाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की थी। इसी बेंच पर PDM ने एतराज़ किया था और इसी बेंच ने खुद ही ये एतराज़ मुस्तरद करके समाअत जारी रखी थी और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ फैसला दे दिया था। यही वो फैसला था जिसके बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे थे और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए थे। फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने जनवरी 2023 में पंजाब असेंबली तोड़ने की तजवीज़ दी। 14 जनवरी को पंजाब असेंबली तहलील हो गई और फिर 16 फरवरी को CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रियाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने पंजाब में इंतखाबात ना होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। एक नोट चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल को भेज दिया और चीफ जस्टिस ने उस नोट पर 22 फरवरी को खुद नोटिस ले लिया। ये वो मरहला है जिसका जिक्र चीफ जस्टिस ने आज अपने फैसले में किया है, लेकिन हकीकत यह है कि इससे बहुत पहले ही जुलाई 2022 में PDM की जानिब से मखसूस बेंचेस पर एतराज़ और उनके बाइकॉट का सिलसिला शुरू हो गया था, जो बाद में मुसलसल जारी रहा और आज ऑडियो लीक्स की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ मुस्तरद करने का फैसला आ गया है। आज के फैसले से जुड़ा एक और अहम मामला ऑडियो लीक्स की तहकीकात का भी है, जिस पर ना तो अब तक कोई फैसला आया है और ना ही आज के फैसले में उस पर कोई बात हुई है, क्योंकि इन ऑडियोज़ के मवाद के साथ साथ ये सवाल भी अहम है कि जजेस और उनके रिश्तेदारों की प्राइवेट गुफ्तगू कैसे और किसने रिकॉर्ड की। बुनियादी तौर पर 8 ऑडियो लीक्स हैं, जिनमें से पहली मुबैना ऑडियो चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की सास और ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की है, जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केसेस और मुल्क में गैर कानूनी हुकूमत से मुताल्लिक है। ये उन्हीं ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया हैं जिनकी मुबैना ऑडियो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार
और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के साथ सामने आई। हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं पता क्या ये और लोगों को भी क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है। और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी उनको कमजोर करे कि इनसे हिम्मत उनको तो अल्लाह करे और जो बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, वो तो प्लेसेस है ऑफ दिस कंट्री, लुक एट द वे दे आर डूइंग इट। रात को ना मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को कुछ भेजा, तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा? मीन वो जो नहीं शक्ल होती जो दांतों में आप दबा देते हो अपनी जबान, मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, मार चला दी जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। आजकल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। ये वो ऑडियो है जिसकी बुनियाद पर पीडीएम ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच से अलग होने का मुतालबा किया था और इसी दरख्वास्त पर आज फैसला आया है। इस ऑडियो की कोई तहकीकात नहीं हुई है। हालांकि ख़ुद ख्वाजा तारिक रहीम ने क़य्यूम सिद्दीकी के यूट्यूब चैनल से बात करते हुए अपनी अहलिया और चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो की तस्दीक की थी। दूसरी मुबैना ऑडियो तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम और जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की है। मुबैना ऑडियो में ख्वाजा तारिक रहीम इमरान खान की गिरफ्तारी के केस के फैसले से मुतालिक बता रहे हैं कि यह मामला वापस हाईकोर्ट जा रहा है और कल तक की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो जाएगी। इस ऑडियो में कही गई बहुत सी बातें दुरुस्त साबित हो गई थी और फिर हमारे प्रोग्राम में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने ऑडियो में होने वाली बातचीत की तस्दीक कर दी थी। डायरेक्ट जर्नलिस्ट अपनी सोर्सेज से बात करता है, मालूमात लेता है। आपने आज ट्वीट भी कर दिया था तकरीबन 4:14 पर कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को 1 दिन की ज़मानत दे देगी, फिर वो और कहेगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप अप्रोच करें और कोई मॉब लेके नहीं जाएंगे, यानी कि लोग लेके नहीं जाएंगे और पटिशन सुनेगा चीफ जस्टिस के अलावा कोई और जज। ये आपके ज़राए दावा कर रहे हैं। ये जाहिर है कि सोर्सेज का मामला होता है, अब तो कॉल लीक हो चुकी हुई है तो अब इसको डिनाई करने की कोई बात नहीं है और एथिक्स भी यही कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात हुई मेरी उनके साथ और जाहिर है मैं इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ख्वाजा तारिक रहीम ने मुझे ये नहीं कहा कि ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है या नहीं है, लेकिन ये गुफ्तगू मेरी उनके साथ हुई। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मेज़बान नदीम मलिक से बात करते हुए दावा किया है कि हमने अपने तौर पर फॉरेंसिक करवाया है और ये सारी ऑडियोज़ दुरुस्त है। तीसरी मुबैना ऑडियो साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की है। ये वही वकील हैं जिनकी मुबैना ऑडियो जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के साथ सामने आई और उनकी अहलिया की मुबैना ऑडियो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सास के साथ सामने आई थी और जिसकी उन्होंने खुद तस्दीक कर दी थी। चौथी मुबैना ऑडियो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग के वकील जहांगीर जोजा की है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज से मुताल्लिक है। 16 फरवरी को चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई है। मोहम्मद खान भट्टी केस पर वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया। 5वीं मुबैना ऑडियो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी की है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक मखसूस बेंच के सामने केसेस लगवाने से मुताल्लिक है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने इस पर कहा था कि मेरे हवाले से ऑडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। 6ठी मुबैना ऑडियो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज जिसे मज़ाहिर अकबर नकवी की है। 7वीं मुबैना ऑडियो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की है, जो सुप्रीम कोर्ट में उनके लिंक से मुताल्लिक है। इस ऑडियो से मुताल्लिक इमरान खान ने कहा था कि ये गुफ्तगू उन्होंने ज़ेर हिरासत रहते हुए की थी जब वो अपनी अहलिया से बात करना चाह रहे थे, जबकि पीडीएम हुकूमत का इल्ज़ाम था कि आदम सवाती एक अहम शख्स का कोड वर्ड है और वो जिसको इमरान खान बोल रहे हैं। 8वीं मुबैना ऑडियो साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की है, जिसमें से एक ऑडियो में वो अपने दोस्त को तहरीक इंसाफ का टिकट दिलवाने पर अपने वालिद के किरदार का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी में उसके बदले 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अदायगी की बात कर रहे हैं। 29 अप्रैल को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तस्दीक की थी कि जो ऑडियो लीक हुई है उसमें आवाज़ मेरे बेटे की ही है। मेरे बेटे की आवाज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। 20 मई को पीडीएम हुकूमत ने इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन
कायम कर दिया था। कमीशन के दीगर अरकान में बलूचिस्तान इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे और इस कमीशन ने 22 मई से काम भी शुरू कर दिया था, जबकि तहरीक इंसाफ ने उसी दिन इस कमीशन का क़याम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल कमीशन ने 27 मई तक समाअत मुलतवी की, लेकिन आज फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 26 मई की समाअत की और कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया था। 31 मई को इंक्वायरी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराते हुए सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ कर दिया था और कहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये केस ना सुने। ज़ाती मफादात से मुताल्लिक केस कोई जज नहीं सुन सकता है, लेकिन इसके बावजूद बेंच तो तब्दील नहीं हुआ, बल्कि बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन को ही मुअत्तल कर दिया और आज तक ये मुअत्तली बरकरार है। ना तो कमीशन बहाल हुआ और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराई, मगर बेंच में शामिल 3 जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर पीडीएम हुकूमत के एतराज़ पर आज फैसला दे दिया है। पीडीएम हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर शुरू में एतराज़ किया था कि मुबैयन ऑडियोज़ इन जजेस से मुताल्लिक हैं, इसलिए वो इस केस की समाअत ना करें। 6 जून को चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस एतराज़ पर फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुना दिया गया है। आगे क्या हो सकता है? चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सीनियर साहब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और असाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट में 1 हफ्ता बाकी है। आज बहुत सख्त फैसला साबका पीडीएम हुकूमत के खिलाफ आया है। अगले 1 हफ्ते में क्या क्या हो सकता है, बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और सीनियर साहब असाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, एक जो ऑडियो है जो कि मुबैना ऑडियो चीफ जस्टिस की सास के साथ है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलिया की, ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने आपके साथ उसकी कन्फर्मेशन कर दी थी। एक और मुबैना ऑडियो तो है ही आपके साथ ख्वाजा तारिक रहीम साहब की, वो आपने हमारे प्रोग्राम में उसकी कन्फर्मेशन कर दी थी। ये ऑडियोज़ के मामले पर और फैसले पर बात करने से पहले 1 हफ्ता बाकी है। अगले 1 हफ्ते में क्या क्या हो सकता है? चीफ जस्टिस से पहले क्या क्या होने जा रहा है? देखें, इससे 1 हफ्ते के अंदर तो फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, जिसमें अलविदाई जो है वो उनकी कार्रवाई होगी, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पे काम का खासा बोझ है और उस बोझ की वजह यह है कि सैकड़ों की तादाद में हमारी इतलात के मुताबिक ऐसे फैसले हैं जिनकी मुद्दत जो है पिछले 5 साल 4 माह से लेकर और रिसेंटली मुकदमात का एक तुमार है जो सैकड़ों की तादाद में है, वो उन्होंने लिखने हैं जो नहीं लिखे हैं। पहले तो उनकी मसरूफियत इस हवाले से होगी और फिर दूसरा जो किया जा रहा है उसमें जो नैब तरामीम का केस है उस हवाले से ज़ाहिर है कि जो प्रोसीडिंग रही 15 माह और 55 समातें हुई उसके अंदर, और उसमें इस बात को देखा जाता रहा कि, और वही बात थी कि सियासतदानों ने शायद अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है नैब तरामीम की हैं। तो इनमें नैब तरामीम के हवाले से कुछ ऐसे फैसले आ सकते हैं जिसकी बुनियाद पर वो मुकदमात जो कि ख़त्म हो चुके या मुख्तलिफ अदालतों को भेजे गए हैं उनके अंदर कोई रूह फूंक दी जाए, जिसकी वजह से फिर मामला जो है वो और तरफ जाएं। इसके अलावा जो है वो कोई ऐसा अहम मुकदमा मेरा नहीं ख्याल है कि अब रह गया है कि जिसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसा फैसला लिखें, लेकिन कि जो किसी भी तरह से जो है वो किसी हुकूमत के लिए या किसी और शख्स के लिए जो है वो कोई बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन सकता हो। और असाद मलिक साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर अगले 1 हफ्ते में बहुत कुछ होना है, अलविदाई तकरीब होनी है, नया अदालती साल का आगाज़ होना है, इसके अलावा क्या कोई फ़ैसला भी ऐसा है जो कि मुश्किल खड़ी कर सकता है साबका हुकूमत के लिए, पीडीएम की हुकूमत के लिए? देखिए शाहजेब, उसमें एक ही फैसला है जिसका इंतज़ार है, वो नैब लॉ अमेंडमेंट पे क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उन अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करेंगे, मामला पार्लियामेंट को भेजेंगे या इंडोर्स करेंगे, वो एक जजमेंट है। इसके अलावा डिटेल रीजनिंग देनी है, दोस्त मज़ारी की जजमेंट, दोस्त मज़ारी की रूलिंग पे शार्ट ऑर्डर आया था, डिटेल जजमेंट आनी है। रिकॉर्डिंग पे जो सदारती रेफरेंस आया था उस पर भी डिटेल रीजनिंग नहीं आई, और भी कई ऐसे केसेस हैं
जिसमें रीजनिंग, डिटेल रीजनिंग का वेट किया जा रहा है। ज़्यादातर चीफ जस्टिस साहब की जो मसरूफियात हैं वो अगले हफ्ते जो है वो उनके अलविदाई जो है वो उनके एजाज़ में जो खाने दिए जाएंगे वो हैं। बताया जा रहा है कि 11 तारीख को कराची के जजेस जो हैं वो उनको खाना दे रहे हैं, और 12 तारीख को लाहौर के जजेस और दूसरे जो छोटे सूबों के जजेस हैं वो खाना दे रहे हैं। 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार उनके एजाज़ में खाना दे रही है। 14 को सुप्रीम कोर्ट ऑफिशली खाना दे रही है, और 15 की प्रपोजल है कि फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो उनके एजाज़ में जो रेफरेंस है वो मुनक़िद किया जाएगा। लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस साहब बताया जा रहा है कि वो प्रपोजल उनके टेबल पे है, उन्होंने उस पर अप्रूवल नहीं दी। और वो एक ऐसा मामला है जिसमें जस्टिस काजी फाइसा ने भी तकरीर करनी है और जस्टिस बंदयाल ने भी तकरीर करनी है, अटॉर्नी जनरल ने भी करनी है बात, और पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, इनकी तकारीर भी होंगी। तो जस्टिस काजी फाइसा की तकरीर जो है वो उसका बड़ा वेट किया जा रहा है दो लिहाज से। एक तो ये है कि वो जस्टिस बंदयाल के टिनोर में उनके पे जो कुछ गुजरा या जो भी सूरत हाल, तो वो क्या कहते हैं, ये भी एक सस्पेंस है। दूसरा ये है कि फ्यूचर में उनकी क्या जो है वो सोच है। अमूमन जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होता है वो इस तकरीब में अपना अगला लायामल, अपना फ्यूचर का बताता है कि हमने क्या करना है, मेरे जहन में क्या चीज़ें हैं, तो उसका वेट किया जा रहा है। लेकिन जस्टिस बंदयाल साहब ने नया अदालती साल की तकरीब तो सोमवार को जो है वो रख ली है। असूलन होना ये चाहिए था, बहुत से वकला भी ये कह रहे हैं कि नया अदालती साल का आगाज़ नया चीफ जस्टिस करते और वो बताते कि उनकी क्या जो है वो आगे फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है, तरजीहात क्या है। तो वो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस बंदयाल जो है वो उस तकरीब का जो है वो करेंगे खिताब, और वो देखेंगे कि उस तकरीब में जो बार की रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या स्पीचेस करते हैं। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो इस हवाले से जो है वो फैसला करेंगे कि क्या वो अपने एजाज़ में उन्होंने तकरीब जो है फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो उसका इनेकाद कराना है या नहीं कराना। और करीम सिद्दीकी साहब, ज़रा ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपने जो अपना वीलॉग था उसमें जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब उसमें कंफर्म किया कि उनकी अहलिया ही बात कर रही थी मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस की साथ से। फिर एक ऑडियो तो आप ही की है उनके साथ जो आपने तस्दीक की। क्या वजह है कि इतना सख्त फैसला है मगर कहीं भी किसने लीक की, किसने रिकॉर्ड की, और ये इसकी तहकीकात हो कि ऑथेंटिक है या नहीं है। वो हुकूमत पे तो सवाल उठा रहे हैं कि बगैर ऑथेंटिसिटी की तहकीकात किए आपने जजेस पर तनकीद शुरू कर दी, मगर ऑथेंटिसिटी के लिए जो कमीशन बना या फिर खुद तहकीकात के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा। कुरानी आयत का हवाला दे रहे हैं कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं साबित होता और क्यों उन्हें बेंच में बैठना चाहिए। जी बिल्कुल, ये क्योंकि रिक्यूजल के हवाले से थी। अगर देखा जाए इसको, अगर आप ओवरऑल जजमेंट को पढ़ें और जिस किस्म के जो है वो ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, उसके बाद तो सिर्फ महज ये कहना रह गया था कि ये जो दरख्वास्तें हैं ये मंजूर की जाती हैं, अलाउ की जाती हैं। लेकिन जाहिर है कि उसके अंदर एक जो उनकी सास की ऑडियो लीक है उसका पस मंज़र जो था वो उस हवाले से लगता है कि खासे वो दिल पर उनके ज़ख्म लगे हैं, और वो ज़ख्म जो हैं वो उनका इजहार किया गया और ये भी कहा गया कि ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन ये सारा कुछ लिख तो दिया गया, लेकिन उसके बाद के भी इसके ऊपर अगर जजेस को हरासा किया जा रहा था तो बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप सिर्फ जो है वो जजेस को हरासा होते हुए देखते रहे, और अगर आपके ख़िलाफ़ तकारीर की जा रही थी तो और जजेस को, ये सबसे बड़ी बात है कि एक रिक्यूजल का एतराज़ को किस तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे जो है वो हमला करार दिया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो गया, जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट हो गया, ये तमाम जो है इनको कलअदम करार देने के हवाले से जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर जो है वो उसको हमला करार देते हुए या उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हुए जो है वो इस बुनियाद के ऊपर अपने जो है वो फैसले उनको बढ़ाया गया है। तो जो जस्टिस सुमरता बंदयाल हैं, जाहिर है कि अब वो तो नहीं होंगे जब भी इसके मुकदमे की समाअत होगी। हो सकता है कि इसके ऊपर रिक्यूजल का मामला है तो इसका मतलब है कि मामला स्टिल ओपन है, और स्टिल ओपन है तो फिर उसकी समाअत के लिए एक बेंच बनेगा, और फिर वो बेंच जो है वो उसकी वायरीज जो है वो चेक करेगा, और फिर उसके बाद वो क्या करता है वो देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि अगला बेंच जो तश्कील पाए वो बेंच जो है इन्हीं दरख्वास्तों को लेकर उन सवालात की तरफ चल पड़े जो सवालात जो हैं वो एक कमीशन के सामने
आए थे, फिर वो एक जुडिशल साइड के ऊपर जो है वो तहकीकात शुरू हो सकती हैं। देखना होगा कि ये फिर ये मामला जो है वो ज़्यादा उलझता हुआ चला जाएगा। और असद मलिक साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर खुद फैसला उन्होंने तहरीर किया है, खुद अपने हवाले से बात की है, कुरानी आयात का हवाला दिया है, पीडीएम की हुकूमत को चार्जशीट किया है, किसी भी स्टेज पर ये हो सकता था कि वो तहकीकात पे इंटरेस्टेड होते? इतना लंबा अरसा हो गया सारे मामले को, ऑथेंटिसिटी है नहीं है, किसने ये रिकॉर्ड की हैं, क्यों लीक की गई हैं, इसमें इंटरेस्टेड होते ये सारे मामला चीफ जस्टिस की तरफ से? देखिए शाहजेब, इस फैसले में बहुत से जोल हैं। एक तो सारा उन्होंने नज़ला पीडीएम गवर्नमेंट पे, सिविलियन गवर्नमेंट पे गिराया। सबको मालूम है कि उनके एस्टैब्लिशमेंट से तल्लुकात ठीक नहीं रहे। माजी में एस्टैब्लिशमेंट में मदद की उनको जजेस अपॉइंट कराने की सुप्रीम कोर्ट में, जब उनके तल्लुकात ठीक नहीं रहे एस्टैब्लिशमेंट पे, तो उसके बाद जो है वो पीडीएम के जो सियासी जमातें जितनी भी थी उन्होंने उनके खिलाफ कंपेन शुरू की। और ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई कि उनके जो एक पटिशन आई थी जो है वो एक शहरी की तरफ से, एबटाबाद के एक शहरी थे, वो बाकायदा एक फरमाइश से पटिशन करवाई गई थी जिसमें ये कहा गया कि जी जो है वो सारी सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए इलेक्शन के हवाले से। और उसके बाद उस वकील साहब को भी एंगेज किया गया। फिर अस्करी हुकाम ने एक ब्रीफिंग दी थी 3 घंटे की इलेक्शन मैटर पे। उस हवाले से भी जिक्र नहीं है जजमेंट में कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो सीएमए दायर की थी इलेक्शन मैटर में कि इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए, वो किसके कहने पे की गई थी। फिर 4-3 का फैसला आपने कहा कि जी ये सियासतदानों ने इसकी जो है वो सारा इस पे जो है वो डिबेट शुरू कराई। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बात की। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि ये हमारा जो फैसला है ये 4 का है, 4-3 से जो है ये जो है वो जो इलेक्शन के हवाले से सो मोटो है वो उस हवाले से डिसमिस कर चुके हैं वो मामला। लेकिन वो उन्होंने सारा नजला इन पे गिराया और अपने जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जिन्होंने जस्टिस बंदयाल साहब पे सवाल उठाए उनका जवाब नहीं दिया। जैसे मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि 1 मैन शो है, उस हवाले से भी वो खामोश रहे कि जो है वो उसका जवाब देते। फिर यह है कि ऑडियो लीक के हवाले से तो आज से बहुत अरसा पहले पिछले साल इमरान खान की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कमीशन बनाए, वो खामोश रहे। जब हुकूमत ने बनाया तो उस पर उनका एतराज़ शुरू हो गया कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अटैक किया गया है। फिर ये भी इतलात हैं कि जुडिशरी से ये भी ख्वाहिश थी कि जस्टिस काजी फैसल कमीशन का हेड ना हो, जैसे मंसूर अली शाह हो जाएं तो फिर कमीशन मंजूर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी देखा है कि फैसले में अटॉर्नी जनरल ने एक लिहाज किया मेरे ख्याल में, और उसको खाम खा उनको इस फैसले में उनको जो है वो ऐसे किया गया कि उन्होंने उनको जानबूझ पे उन पर सारा रखा गया कि जी अटॉर्नी जनरल ने केस उस तरीके से प्लीड नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल को भी इस हवाले से जवाब देना चाहिए जो आज इस जजमेंट में उन्होंने तो अपने एक आप कह सकते हैं कि एक एहतराम में वो सारी बातें नहीं की कि आप क्यों रिक्यूज़ करें। तो आज जो है जजमेंट में ये कहा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ने हमें नहीं बताया कि क्या कन्फ्लिक्ट क्या है, किस तरीके से क्यों जो है वो एक इंटरेस्ट है जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चीफ जस्टिस का इस मामले में है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि कोई अच्छे तरीके से ये जजमेंट को जो है वो आप कह सकते हैं कि सारे फैक्ट्स नहीं नरेट किए गए। और साथ ये भी कह दिया है कि नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। अगर ये इतना ही अच्छा जजमेंट है तो फिर अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग कर दें ताकि तारीख में रहे। इसको कहा जा रहा है कि नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, यानी ये कहीं साइड तो फिर ये नहीं हो सकता। अमूमन हम तो यही समझते हैं कि जब फैसले नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग होते हैं तो वो जस्ट एक जो है वो नज़ीर नहीं उसकी बनती। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज भी ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर गिरने का सिलसिला जारी रहा और गुज़िश्ता हफ्ते ओपन मार्केट में डॉलर 335 रुपए में भी मुश्किल से दस्तयाब था। ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में फ़र्क तकरीबन 10% पर पहुंच गया था और खदशा पैदा हो रहा था कि IMF की 1.25% के फ़र्क की शर्त पूरी करने के लिए इंटरबैंक में भी डॉलर बढ़ेगा। मगर फिर क्रैकडाउन की खबरें आने के बाद इस हफ्ते पहले ओपन मार्केट में डॉलर मुसलसल गिरा और आज 3 रुपये मजीद गिरकर 304 रुपये पर आ गया। तो दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर आज भी 1 रुपये 99 पैसे गिरकर 302 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। यानी इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट का फर्क अब 1% से भी कम रह गया है। जबकि जियो न्यूज़ के मुताबिक डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत ने इकदाम शुरू कर दिए हैं। स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए FIA को इख्तियारात दे दिए गए हैं। FIA तमाम एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी पर कार्रवाई कर सकेगा। FIA ज़राए के मुताबिक क्रैकडाउन के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पेशावर, मर्दान, सवाबी, सवात, हवाला हुंडी और डॉलर स्मगलिंग के लिए अहम इलाके करार दिए गए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन रेगुलराइजेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे।
हवाला, हुंडी और डॉलर के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। अब देखते हैं कि इस क्रैकडाउन के असरात कितने दिन और किस हद तक बरकरार रहते हैं और पाकिस्तानी मईशत में बुनियादी रिफॉर्म्स कब होते हैं। जबकि आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़रा आला, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया और उसके बाद काबीना ब्रीफिंग में निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने बताया कि बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी की वजह से गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर पर दबाव बढ़ा। IMF का अगला रिव्यू नवंबर में होगा। तवक्को है कि मौजूदा माली साल में 6 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला मुल्क में आएगा। निजकारी पर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट पर पाबंदी को ख़त्म करना होगा, मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि करेंसी और दीगर अशिया की स्मगलिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया कि बिजली बिलों में रिलीफ देने की तजावीज़ IMF को भी भेजी हुई हैं। उम्मीद है कि इस मामले पर कल या पीर तक फैसला हो जाएगा। वज़ीर तवानाई का कहना था कि सनतों को गैस फराहमी के लिए LNG प्लांट्स लगाना होंगे। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि मुल्क में चीनी के वाफिर स्टॉक मौजूद हैं, किसी चीज़ का बहरान नहीं है। आइंदा क्रशिंग सीजन तक चीनी मौजूद है। मुल्क में महंगाई की बड़ी वजह सप्लाई चेन का मुतासर होना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।